बाकी ये कि हालात ये हैं कि लोग औरतें बच्चे सब सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं दिन भर और अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। रमज़ान तक ये था कि दिन भर सब रोज़ा रखते थे, शाम को इफ्तार करके औरतें खाना पैक करके निकलती थीं, पूरी रात सड़क पे रहती थी, फिर दिन में थोड़ा सुकून रहता था। और रात को खाने ला के वो जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको खाने तकसीम करती थी। और पूरी रात जो है वो प्रोटेस्ट होता था, स्लोगन्स थे सबके। और अभी भी यही चल रहा है, रमजान खत्म हो गया है तो आई मीन कुछ इस तरह का सोशल फैब्रिक है वहां पर, यानी इस तरह का जिसे कहना चाहिए कि माहौल है नेशन में। ठीक है Is जी। the war over, sir? नो नो नॉट एट ऑल, अभी नहीं चल रही है, फुल फ्लैश चल रही है। और बल्कि पहले ईरान ने, जब इन्होंने सीज फायर की, इटली के थ्रू बात की, उन्होंने 3 शर्त रखी थी, अब 6 शर्तें कर दी उन्होंने। तो मसला ये है कि अ, अभी तक जो ट्रेंड है उसमें अमेरिका इसराइल को आंख दिखाना, उन पे हमला करना या जवाबी कार्रवाई करना दूर की बात है, उनके इंटरेस्ट को कहीं नुकसान पहुंचाना ही दुनिया में बहुत बड़ा डेयरिंग एक्ट कंसीडर किया जाता था। एंड दे हैव डन मोर देन दैट। सो अंजाम कुछ भी हो, फिलहाल तो यह है कि अ, काफी अलग सा मैसेज गया है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, चल रहा है फिलहाल तो, जंग चल रही है, ये इस तरह का माहौल है जी। है। बात शुरू हुई ईरान थी इतना खूबसूरत मुल्क है। जी हाँ, बात शुरू हुई थी रिजीम चेंज से, अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने पे आके रुकी है। आई मीन ये तीसरा या चौथा स्टैंड है जो चेंज हुआ है अमेरिका हाँ का। जी। ठीक है ना। और उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हमारा था, हमारा है, पहले हमेशा पूरी दुनिया के लिए खुला रहता था, हमने एक बार नहीं हम्म। 10,000 बार कार बार के ज्यादा तंग करोगे तो बंद बंद कर देंगे हम। अगर हमने बंद कर दिया, और सिलेक्टिवली जिसके लिए जब चाहेंगे खोलेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं खोलेंगे, जो करना हो कर लो। ये है। सर हम और 5 साल हम ईरान में ही थे। जी जी, बहुत सारे लोग रहे, मेरा रहा तो नहीं, मगर मैं गया बहुत बार एज ए पर्सन पोएट। बहुत लगभग बहुत कोई पांच बहुत सात बार गया खूबसूरत इंटरनेशनल मुल्क है। समिट्स में। खुद बहुत ये खूबसूरत जो मुल्क है। वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनके सामने भी मेरी प्रेजेंटेशन है, वीडियो उसकी मौजूद यूट्यूब पे, अरे अच्छा। एज ए पर्शियन पोएट। जी हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन दी 2012 में, अप्रैल में। लवली सो लवली। हम्म। मगर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि शुरू करूं, मतलब झुकने का कोई चांस है मतलब नहीं बनता है, नॉट एट ऑल। इससे ज्यादा भी शायद हो जाएंगी, दे विल प्रूव। तब इसका कोई मतलब क्यों? ही नहीं होता है कि आप कोई खामी हो, झुकने का या कंप्रोमाइज कर लेने का या डर जाने का कोई मतलब नहीं, सिंपली क्यों झुकना है सर, क्यों झुकना है? आई मीन किसी भी तरह से डरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नथिंग। जी। ऐसी बीवियां, ऐसी माएँ जिनके बच्चे या जवान मारे गए हैं, वो टेलीविजन पे जब उनको बताया जाता है तो फख्र से कहती है ठीक है, थैंक गॉड, मतलब हमने एक शहीद दिया नेशन के लिए। सब मौजूद है सारा नेट हाँ, पे अभी इस वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो I think the Iranians have been preparing for this war for years. They knew ऑफ this was कोर्स, coming, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ and the कोर्स, US, दे आर। US सर is एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमने उनसे पूछा कि आप हर वक्त ये काला अबाया या काले बुर्के क्यों पहनती हैं। तो वो कहती हैं कि हमारा खुश रहने को दिल नहीं करता, क्योंकि हमने इतनी मौतें देखी हैं अपने घर में और अपने मुल्क में, तो हमारा ये रंग बिरंगे पहनने को दिल नहीं करता। इनफैक्ट वो कोई किसी इंडिविजुअल ने आपसे कहा होगा, अदरवाइज रंग बिरंगे और पहनने ओढ़ने और खुशी का तो माहौल ये है कि आसपास के 10 कंट्रीज में जितना कॉस्मेटिक यूज होता है उतना अकेले ईरान में होता है। यू कैन गूगल इट। ठीक, इतना ज्यादा पहनावा ओढ़ाव और रंग बिरंगे बिलीव करते हैं वो सब। बट ये कि कोई इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है कि भाई ठीक है, हमारे घर से इतने शहीद हमने दिए हैं कि हमारा मन नहीं करता, दैट इज जी अनदर जी थिंग। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि उनके यहाँ एक कल्चरल डिफरेंस है अमंग दी शियाज ऑफ ईरान एंड शियाज फ्रॉम अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ फॉर जी। एग्जांपल, शिया मुस्लिम लिविंग इन इंडिया और एनीवेयर एल्स, वो ये कहता है कि भाई अगर प्रॉफिट मोहम्मद या उनकी खानदान से किसी का डेथ एनिवर्सरी का कोई सिलसिला है, जैसे मुहर्रम है या कोई 21 रमजान है, हजरत अली की शहादत है या हजरत फातिमा की शहादत की डेट है, उसमें हम काले लिबास पहनते हैं, हम्म। जो कि आई मीन सिंबल ऑफ सोरो।
सोरोनेस एंड मॉर्निंग। हम्म, सो हाँ बट जी, ये कि हाँ जी, हमारा अपना कोई मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, हम काले लिबास नहीं पहनते। बट ईरानियंस क्या हम्म, क्या है, उनका अपना भी कोई मर जाए तो भी वो कम से कम 40 दिन तक काले लिबास पहनते हैं। और उनके समाज हम्म, में उनके किसी ने काले हम्म, लिबास पहने हैं, काली काली शर्ट पहनी है, तो ये मैसेज जाता है कि इनके यहाँ किसी का देहांत हो गया है, कोई तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। सो और उसके अलावा वो मुहर्रम के लिए तो करते ही करते हैं, वो मुहर्रम में तो करते ही हाँ करते जी, हैं, या और भी जो इस तरह की ओकेजन्स हैं। बट बाकी हम्म, लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए भी हमारे आई मीन कंपैरिजन में, यानी दुनिया भर के कंपैरिजन में, उनके यहाँ ये स्याहपोशी जो है या काले लिबास पहनने का जो सिलसिला है वो एवरेज में ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो अपनों के लिए भी ये करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, जी, ये है मसला। जी। But I think the Iranian women, they are the most beautiful women in the world. They're so beautiful. I have बस some जी friends. अब इसमें तो Yeah. मैं क्या ही कहूँ कि क्या कहूँ मैं, ईरानी औरतें बड़ी मैंने नहीं कहा भी, एक कोई हमारी स्टूडेंट है वो बोल रही है कि ईरानी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, भड़कना नहीं। ठीक है जी, वाइफ हमारी सामने बैठी थी, मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ, मैं बता दूं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रही हैं, तो मसला नहीं है। ठीक Tell her from my side, I said it. ओके। It's true. यस, It's true, huh? यस ट्रू, It's जी जी really जी true. जी। तो देखिए क्या क्या गजल शुरू हुई है, क्या कोइंसिडेंस है। इनफैक्ट पहला मिसरा देखें आप, कैदे गमे हयात से, कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं? जी जी, कोई सर जी। मैं पढ़ूं? अच्छा आप पढ़िए। जी जी, जिन्होंने पहले कहा मैं पढ़ूं वो पढ़े। कैदे जी गमे हयात से जी। अहले जहां मफर नहीं, हम्म। ऐसी मिली है शाम गम जिसकी कोई शहर नहीं। सहर नहीं, सहर। शहर है वह सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले चले, वरना सफर के वास्ते कौन सी रह गुजर नहीं। गुड। कैदे गमे हयात से अहले जहां मफर नहीं। जी, कैद कहते हैं, आप सब समझते हैं, कैद कहते हैं अरेस्ट होने को कैद कहते हैं, असीर होने को कैद कहते हैं, गिरफ्तार होने को। ठीक है जी। और गमे हयात यानी जिंदगी के गम, जीवन के दुख, उन्हें गमे हयात कहा जाता है। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, एक बार फिर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 हफ्ते के गैप के बाद उसने तौफीक दी कि मैं फिर एक बार आप लोगों से इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ। और ये जो क्लास है, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर मी, रियली आई एम एंजॉयिंग इट। और बहुत ही दिली सा जुड़ाव है, लगाव है इसके साथ। अच्छा फील होता है मुझे काफ़ी, इसको पढ़ने के बाद, आपके साथ दोहराने के बाद। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने एक बार फिर मुझे ब्लेस किया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ के एक बार फिर इस सफ़र को, जो पिछले 2 हफ्ते से ड्यू टू एनी रीज़न, आई मीन ईद और उसके पहले आपके यहाँ प्रोग्राम्स थे इसलिए मैं नहीं आ सका था। इवन जबकि हमारे यहाँ ईद उस तरह से नहीं थी, यानी हम लोगों ने किसी ने भी, एक तो हमारे खुद खानदान में हमारे तायजाद भाई की डेथ हो गई थी 2-3 महीने पहले। फिर उसके बाद ये हादसा, जो कि ही वाज लाइक जस्ट पोप फॉर क्रिश्चियंस अराउंड द वर्ल्ड, एंड ही वाज लाइक स्पिरिचुअल गुरु, ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर फॉर एंटायर शिया मुस्लिम्स। तो हमारे यहाँ से जीत नहीं थी, नए कपड़े नहीं पहने किसी ने, कैन यू इमेजिन, सेवइयां नहीं बनी घरों में। ठीक है ना, नॉट एट ऑल, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता किसी ने भी। सो ऐसे कोई ईद नहीं थी। आई मीन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इवन मैं ईद के दिन मेंटली प्रिपेयर था कि यार अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ना एकेडमी की तरफ से मुझे मेरे साथियों ने ऐसा कुछ इंडिकेट किया कि वी कैन हैव ना, मैं कहूँगा ठीक है कर लेते हैं, क्लास का हो गया। तो मैंने बड़ा कुछ इसी तरह का लिखा भी था ग्रुप पे कि ठीक है कोशिश करते हैं, ईद है अलबत्ता हम घर पे हैं, कर लेंगे। फिर मुझे सेठी जी ने और साथियों ने कहा कि नहीं सर, बाहर ईद का दिन है, कोई नहीं सर आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो मुझे भी लगा कि इन बेचारों ने हमारे भी जज्बात का ख्याल रखा कि चलो ठीक है ईद का दिन, अदरवाइज मैंने अगर ऐसा होता तो इट वॉज लाइक आफ्टर ऑफरिंग नमाज ईद, इट वॉज अ नॉर्मल डे फॉर मी। So I could have some, I could have had the classes and all that. So, but No, but I हुआ think कि you चलो have ठीक है, कोई नहीं, done. इसके दिन तो है ही, छुट्टी तो है ही। ओके सर सो आपकी सब Thank बातें you. वाजिब है, लेकिन हम बहुत मिस कर रहे थे आपकी क्लास।
बहुत No, बहुत but बहुत सो thank you सो very काइंड much. ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। मैं भी, मुझे भी लगा कि मतलब आई मीन ये 2 हफ्ते का गैप क्लास के लिए बहुत हार्मफुल है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। ऐसी कोई भी क्लास के जो ट्वाइस इन अ वीक होती है, वंस इन अ वीक होती है, इवन थ्राइस इन अ वीक होती है, उसमें एक लंबा गैप, एक पूरा रिदम और पूरा मोमेंटो जो है वो खराब हो जाता है, उससे काफी यानी वैसा असर पड़ता है। बट आप सब लोग फॉर्चुनेटली मैच्योर लोग हैं, दुनिया देखे लोग हैं, शायद आपको उस तरह से लागू नहीं होता है, बट लैंग्वेजेस वगैरह की क्लास में ऐसा करने से बहुत खराब असर पड़ता है। जैसे आप कोई भी जबान सीख रहे हो, उसमें अचानक इतना बड़ा गैप आ जाए तो बहुत उसके डिमेरिट्स होते हैं। अभी बहरहाल यहाँ तो ठीक है, आप लोग क्लास में नहीं आ रहे थे, बट ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं इन शेरों से और महाराज जी की जिंदगी से, उनके दिए गए तमाम जो मैसेजेस हैं उससे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है, बट फिर भी कोशिश करें कि जितना हो सके कंटिन्यू रहें हम। कैद गमे हयात से अहले जहां मफर नहीं। सो कैद मीन्स हो गया अरेस्ट होना, गिरफ्तार Yes. होना। गमे हयात मीन्स जिंदगी के गम। Mhm. अहले जहां यानी दुनिया वालों, ओ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अहले जहां यानी जहां वालों, दुनिया वालों। Mm. मफर नहीं यानी फरार नहीं, ठीक है जी। Mm. कैन नॉट एस्केप और फरहत। स्किप, फरार नहीं, भाग नहीं सकते हैं आप, ओके। ठीक है ना। मफर को फरार के साथ जहन में बिठाइएगा तो आप नहीं भूलेंगे, बिकॉज एटलीस्ट फरार तो लगभग सुना हुआ है ये सभी ने, है ना। Mm. सो ए दुनिया वालों, जिंदगी के दुखों से और जिंदगी के दुखों में गिरफ्तार होने से फरार की कोई राह नहीं है। जीवन है तो मसले हैं, ठीक है, लाइफ है तो इश्यूज हैं। आप ये ना सोचें कि जिंदगी भी रहेगी और जिंदगी के मसाइल नहीं रहेंगे। जिंदगी है तो जिंदगी के मसाइल भी हैं और उसे फेस करना है, और इस तरह से फेस करना है, ये जानते और समझते हुए कि ना अपने प्लान से आए थे ना अपनी इच्छा से जा सकते हैं। ये जिंदगी किसी ने Mm. अमानत के तौर पे दी है, जो भी है उसे फेस करना है, ठीक है। Mm. ये बात है। Right. Mm. सो कैद गम हयात से अहले जहां मफर नहीं, भाग नहीं सकते आप इस कैद खाने से, इस जेल से, जीवन नाम की, जिसके अंदर दुखों की और गमों की कमी नहीं है, चारों तरफ से दुखी दुख हैं। Mm. ऐसी मिली है शाम गम जिसकी कोई सहर नहीं। कह लें ऐसी शाम गम मिली है, ऐसा जो है वो, ऐसी रात हुई है, ऐसी शाम हुई है गमों की, दुखों की हमारी जिंदगी में, कि जो इतनी लंबी है कि जिसके बाद सवेरा ही नहीं नजर आ रहा है। सहर किसे कहते हैं जी? सहर सुबह। कहते हैं सुबह को, Morning. बिल्कुल, वो भी Morning. सुबह का वो हिस्सा सुबह। जिसमें अभी सूरज निकला नहीं, निकलने वाला है, Mm. उसे कहते हैं सहर, ठीक है। So हाँ। it means like the dark रोशनी। night of the soul, that this life व्हाट? is like, so it means that this life is like the darkness, dark night of the soul. यस। See, life is like a prolonged kind of dark night with the mornings and all that. एक ऐसी रात हमें मिल गई है जिसका सवेरा नहीं हुआ चाहता है। यानी ये गम ऐसे हमारे पीछे लगे हैं कि ये छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इसका जो तर्क है वो ये है यहाँ पर, ऐसे दुखों से वास्ता है जिंदगी में कि जिसके बाद रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है हमको, छुटकारा ही नहीं मिल रहा है उससे, वो चिपके हुए हैं हमारे गम और दुख, है ना। मेरा मन ही हल्का नहीं हो रहा है, मैं जहां देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ आसपास, सब दुखी पहुंचा रहे हैं नज़ारे मुझे, दुनिया को, इंसानियत को, माशरे को, समाज को। जो कुछ मैं देखता हूँ वो ऐसे चिपके हुए हैं मुझसे दुख के तौर पर कि मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। उसको इस तरह कहा जा रहा है कि ऐसी शाम गम मिली है जिसमें सवेरा ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, सवेरा होगा तो शाम चली जाएगी ना, रात चली जाएगी, रिलैक्स भी Right. लोग, अच्छा भी चलो उजाले भी आ गए। सो बेसिकली Mm. it's not focused on the darkness of night, it's for just example और similarity। मेन फोकस इस पे है कि जो दुख हैं वो इतने लंबे हो गए हैं, इतने टाइम टेकिंग तरीके से मेरे साथ चिपके हुए हैं कि जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। गोया ये ऐसी Mm. शाम है जिसका सवेरा नहीं हो रहा है, ये बात। Mhm. Okay. आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes, I did. Thank you. ओके, सो ये वाली बात है। कहते हैं गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी
गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी कि आईने में कोई दूसरा लगे है मुझे। अरे वाह। ठीक है, कि आईने में कोई, हाँ दूसरा लगे। जी, क्या है, 2-4 बरस में कोई बूढ़ा नहीं होता, 2-4 बरस में कोई बूढ़ा। दूसरा। ये भी शेर भी इसी पर है, मतलब इस कदर दुखों ने ऐसा कर दिया है, अदरवाइज 2-4 बरस में कोई बूढ़ा नहीं होता। इस पहला मिसरा मैं मिस कर रहा हूँ, याद आएगा तो सुनाऊंगा आपको। या एकदम एक्सट्रीम लेवल पे एक आदमी कहता है कि मेरी जान पहचान और मुझे तो अब लगाव से हो गया है दुखों से। ठीक है, हाँ, कोई अजीब मुसीबत कोई अनोखा गम, कहीं मिले तो हमारा सलाम कह देना। क्या अरे कहना चाह रहा वाह। है शायर, कि वो जो दुख है, वो जो गम है ना, उसकी मेरे साथ जान पहचान तगड़ी है। मुझे मेरा नाम लोग के बोलोगे ना, क्या उन्हें जानता हूं मैं, उनकी बहुत साल तक मैंने खैर खबर ली है। इस तरह का कुछ इसका वो बन रहा है मफहूम, कोई अजीब मुसीबत कोई अनोखा गम, कहीं मिले तो हमारा सलाम कह देना। ठीक है जी। जी। सर, सर इसमें ये भी सेट हो सकता है कि बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, जहान की, जब कुछ न बन सका जब तो मेरा दिल बना जब दिया, बिल्कुल कुछ सही ना बन बात। सका तो मेरा दिल बना दिया। जी जी जी। गालिब ने बड़ी कांटे की बात कही है, बड़ी काम की, जीनियस, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलग ही लेवल है बंदे का। गालिब ने कहा कि इशरत कतरा है हाँ दरिया में जी। फना हो जाना। फना होना है इशरत यानी जहर। जिंदगी, हाँ जी से। इशरत यानी जीवन व्यतीत करना, वो भी बहुत अच्छे से, लग्जरियस वे हाँ। में। इशरत कतरा है, जो ड्रॉप है पानी का, एक कतरा है, हाँ जी। उसकी जिंदगी ही इसमें है कि वो अपने आप को दरिया के हवाले करके खुद को फना कर दे। हम्म। देखिए क्या फिलोसफिकल बात है। एक कतरा पानी अगर हम्म। अकेले अलग है तो लाइफ खतरे में है उसकी, सूख भी सकता है और यूं ही हवा में उड़ भी सकता है, खत्म हो जाएगा। और उसे कतरे को चाहिए खुद को किसके हवाले कर दे, दरिया के हवाले कर दे। कहते हैं इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। हाँ जी। ये वाह गालिब वाह 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 का वाह। मतलब है गजल का, मतलब एक अलग ही। सेकंड यार। हाँ जी। ठीक है, दर्द का बहुत हद से बहुत गुजरना बढ़िया। है दवा हो जाना। तो जब बहुत ज्यादा आदमी, आई मीन, यूज टू हो जाता है, फिर यूज टू हो जाता है, फिर वो जेल में भी है, और गोलियों के निशाने पर है, मिसाइल के निशाने पे, तो भी वो हंस रहा होता है। ठीक है, इट्स ओके यार, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, मर जाएंगे ना, कोई नहीं, उसमें क्या हो गया। ये कहा जाएगा कि सही कॉज के लिए लड़ते हुए मर गए, अस्पताल में मरने से तो अच्छा है ना, बूढ़े होके। जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा, उनसे कहा गया कि भाई हालात कुछ ऐसे हैं कि वो मिसाइल वगैरह मार सकते हैं और आपको किसी सेफ बंकर पे लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर दुआ की है कि मेरी मौत अस्पताल में ना आए। रही बात बंकर की, जिस दिन पूरे तेहरान के हमारे लोगों के लिए, हमारे हमारे सिटीजन्स के लिए तुम बंकर बना लेना तो मेरे पास भी आना, मैं भी चलूंगा फिर। ये मेरी जो कंट्री और मेरे शहर के लोग हैं तेहरान के, ये सारे लोग तो बंकर में नहीं, अपने घरों में है ना। तो क्या उनसे ज्यादा मेरी जान कीमती है? जैसे वो है वैसे मैं हूं, मैं तो फिर भी बूढ़ा हूं, मैं तो बहुत सारे जवान बच्चे हैं। तो उनकी जिंदगियां ज्यादा कीमती हैं। पहले उनके लिए सेफ्टी का इंतजाम करो, फिर मेरे पास आना। और ऐसी ऑफिस में काम करते हो, बहू बेटी नवासा, और क्या कहना चाहिए, उन सब के साथ, बीवी के साथ वो शहीद हो जाते हैं, कहने मतलब ये। सो कैद गम, सॉरी, हाँ, ऐसी मिली है शाम गम जिसकी कोई सहार नहीं। ऐसा ऐसा ऐसी गम की रात है जिसका सवेरा होता नजर नहीं आता। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं, वो सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले चले, है वो सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले चले। जानिब किसे कहते हैं जी? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स, हाँ, तरफ। ठीक है ना। तो ये वो सफर है जो इश्क के जज्बे को कहाँ लेके जाता है, किसकी तरफ लेके जाता है? दोस्त की तरफ लेके जाता है। देखिए दोस्त उर्दू शायरी में जब इस्तेमाल होता है, और खासकर जब सूफी शायरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल हो, तो फिर वो सिंपली जो हमारी अपनी दोस्तियां होती हैं उससे कहीं ज्यादा डीप उसके मीनिंग होते हैं। इवन कि दोस्त के लफ्ज को इंसान खुदा के लिए इस्तेमाल करता है, इंसान अपने मुर्शिद के लिए इस्तेमाल, अपने महबूब के लिए इस्तेमाल करता है, अपने स्पिरिचुअल गुरु के लिए इस्तेमाल करता है लफ्ज दोस्त का। ठीक है, शायर ने कहा कि निशान दोस्त ये माना कि मिल नहीं सकता, कहीं नहीं तो करीबे रगे गुलू क्या है। अब आप देखें, एक प्योर
ट्रांसलेशन है ये कुरानिक वर्सेस का, जिसमें रब ने कहा कि ए मेरे बंदे, तू मुझे कहाँ दूर ढूंढता है, मैं तेरे गले की उस शहरग से भी ज्यादा तुझसे करीब हूं, जो तेरे गले के अंदर शहरग है। शहरग के अंदर जो मेन रग होती है, जिसके कट जाने से जिंदगी का रिश्ता कट जाता है, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा मैं तुझसे क्लोज हूं। वैसे मैं कहीं दिखाई भी नहीं देता हूँ, आई एम अनसीन पावर, ठीक है ना। सो कह रहे निशाने दोस्त, ये माना कि मिल नहीं सकता, दिखाई तो नहीं देता वो, कहीं नहीं तो करीबे रगे गुलू क्या है। ये आदमी कहाँ से इंस्पायर हुआ, कहाँ से लाया इस थीम को, इस कॉन्सेप्ट को, इसने कंपोज किया इसको, इस कुरानिक वर्सेस से उसने फायदा उठाया, उसको ये बात पता है तो उसने ये शेर कह दिया। कहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ दोस्त का इस्तेमाल जो है इवन खुदा के लिए भी, ठीक होता है वो सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले चले, वरना सफर के वास्ते कौन सी रहगुजर नहीं। अगर जाना ही हो और ये सफर ही करना हो साथियों, तो कहीं का भी हो सकता है फिर, है कि नहीं। अगर आदमी को जाना ही हो, जैसे मिसाल के तौर पर बंदे के पास एक स्कूटर है, एक स्कूटी है, एक बाइक है, ठीक है ना। इस बाइक में और इस बंदे में और इसके इरादे में ये पोटेंशियल पाया जाता है कि वह इस बाइक से आई मीन गुरुद्वारे भी जा सकता है, और फिल्म हॉल में भी जा सकता है, और आई एम रियली सॉरी टू से कोठे में जा सकता है, अय्याशी खानों में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है वो। मेरी बात समझे आप, उसका इरादा और उसकी ये चीज जब उसे मोटिवेट करे सफर करने पर, ट्रैवल करने पर, बाहर निकलने पर, चलने पर, तो उसको कहीं भी ले जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसका सफर जो सफर कहलाने लायक है वो कौन सा है, उसका इरादा कितना पवित्र है, आप समझ, उसकी नीयत कितनी अच्छी है, ये उसको तय कराएगी कि सही वाला रास्ता कौन सा है, गलत वाला रास्ता कौन सा है। ठीक है जी। है वो सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले सके। लेकिन ये सफर तो वही सफर है जो इंसान को मोटिवेट करे, ले जाए किसकी तरफ, उसके रब की तरफ, उसके खुदा से उसको जोड़ दे, उसके रब से उसको जोड़ दे। दैट इज जेन्युइनली दैट कैन बी कॉल्ड जर्नी एंड ऑल दैट, ठीक है ना। वरना सफर के वास्ते कौन सी रहगुजर नहीं, सफर के वास्ते कौन से रहगुजर नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं भाई, बहुत सारे रहगुजर हैं। देयर आर टू मेनी वेज आप जा सकते हो लाइफ में। बर्बाद होना चाहो तो हजारों ऑप्शन मौजूद हैं, आबाद होना चाहो तो उसके ऑप्शन मौजूद है। इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिसेस, हमने हमने कितना सीखा है लाइफ से, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना जुड़े हैं अपनी हम आई मीन वैल्यूज से, रूट से, प्योर गाइडेंस से, अच्छे 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 आई मीन मैसेजेस से, अच्छी प्रीचिंग से जो हमें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल महाराज जी की शायरी में कितना हम ट्रूली कितना इंस्पायर है लाइफ में, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो बहुत सारे रास्ते हैं, मगर दरअसल सही रास्ता और सही सफर वही है जो इंसान को किससे जोड़ दे जी, कहाँ ले जाए, उसके रब के पास ले जाए। जबरदस्त। आगे पर मैं कौन पढ़ने वाला है? तो मैं पढ़ूं? जी जी पढ़े पढ़े। अहले खिरद को चाहिए दिल के नगर में आ बसें, दिल सा हसीन दिल सा हसीन और खुश नुमा और कोई नगर नहीं। क्या बात है। अच्छा जी, कहते हैं अहले खिरद को चाहिए। अब ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी चीज है, आप रूमी से लेके हाफिज और हाफिज से लेकर के बेदिल और बेदिल से लेके कंटेम्प्रेरी के सारे जो शायर हैं फारसी उर्दू के, एटलीस्ट उन दोनों के यहाँ आप ये चीज पाएंगे। दो चीज है, एक चीज है दिल और एक चीज है दिमाग, राइट। एक चीज है अक्ल और एक चीज है इश्क, यानी इसका दिल से ताल्लुक है। दिल, इश्क इज इक्वल टू दिल मान लें आप। इन दोनों के टकराव को बहुत पेश किया गया है, और जहां अक्लमंदी को और रैशनैलिटी को भी एट द सेम टाइम प्रमोट किया गया है रूमी की शायरी और बाकी शायरियों, बट जहां कहीं भी इश्क या सूफीज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, वहां ये खिरद को या आई मीन इंटेलेक्ट को, रैशनल हो जाने को पूरी तरह कंडेम करके पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि इंसान को अपनी रूह की और अपने दिल की आवाज सुनना चाहिए। एक पूरा एक सिलसिला है, डिस्कोर्स है
इस हवाले से, और इसमें हजारों बातें कोट की जाती हैं। 10वीं बार तो मैंने इस क्लास में दोहराया। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर बार बार मैंने कोट किया है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये अक्ल है जो इंसान को लॉस एंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लगा देती है। ये इश्क है जो बिना किसी खतरे के, बिना किसी झिझक के मर जाने को तैयार हो जाता है और कूद पड़ता है इश्क के मैदान में कि जो होगी देखी जाएगी। ठीक है ना, जो होगी देखी जाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये जो है एक इश्क है जिसे कहना चाहिए। भाई आपके सर के ऊपर से मिसाइल जा रही है, आपके सर के ऊपर से F-16 F-35 गुजर रहे हैं और आप सड़क पे हैं, आपको पता है कि अगले सेकंड में गिर सकती है वो, बट आप हट नहीं रहे। ये कोई ना कोई तो मोटिवेशनल फैक्टर है जो आपको ऐसा करा रहा है। तो आप इतना क्या होगा, मर जाएंगे, मगर अब चुप के बैठ जाएं या दब जाएं, अब मान लें कि आओ हमारे सर पे सवार हो जाओ, तो ये तो नहीं होगा ना। ये हमको हिस्ट्री क्या लिखेगी, कैसे लोग थे ये। कहने का मकसद ये है कि अहले खिरत को चाहिए दिल के नगर में आप बसे। ये जो बहुत अक्ल की बातें करते हैं ना, रैशनल बातें करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट, प्रो इंटेलेक्ट है वो, उनको चाहिए कि वो दिल की नगरी में आके बस जाएं। बहुत ज्यादा दिमाग की न सुने भाई, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा लॉस एंड प्रॉफिट के चक्कर में न पड़े लाइफ में। दिल के नगर में आ बसें, दिल में आ जाएं। दिल सा हसी व खुशनुमा और कोई नगर नहीं, दिल के जैसा हसीन और खुशनुमा यानी ब्यूटीफुल, दिखने वाला, खुशनुमा यानी जो दिखता हो बहुत खूबसूरत, ठीक है ना। इतना ज्यादा खूबसूरत और इतना ज्यादा खुशनुमा कोई दूसरा नगर नहीं है। दिल एक नगरी है, इस नगरी में आके बसो और बहुत ज्यादा दिमाग की मत सोचो। ठीक है जी। जो हज़रत इब्राहिम और जो नमरूद का किस्से की तरफ शेर में इशारा है, वो यही है कि इतनी बड़ी आग नमरूद ने जलाई उस जमाने में कि आसमान से ऊपर उड़ने वाला परिंदा भी अगर गुजरे थोड़ा सा उससे, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए ऐसी आग कि जिसमें किसी को भेज पाना भी उसके लिए मुश्किल था उस जमाने में। दैट इज कॉल्ड मंजनीक, या बड़ी गुलेल टाइप की कोई चीज कहिए, जिससे उसमें डालकर उनको फेंका गया उसमें, बिकॉज कोई चीज करीब से जा नहीं सकती थी, ऐसी आग थी वो। और बहुत इत्मीनान से हजरत इब्राहिम ने कहा ठीक है, अच्छा ये है, कोई कोई बात नहीं, फेंक दो, मैं रेडी हो जाने के लिए, क्या हो गया उसमें। तो आपको उसमें फेंक दिया गया। अगर अक्ल से पूछा जाए कि ऐसी गगनचुंबी किस्म की आग जल रही है, उसमें तुम्हें जाना है, अक्ल ये कहेगी कि भाई साहब चक्कर मत पड़ो, ठीक है ना, कबाब बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मगर इश्क या दिल जो है वो क्या कहता है कि भाई किसके नाम पर मर रहा हूं मैं, किस मिशन के तहत मैं जा रहा हूं, क्या मुझे प्रूव करना है, किसकी खुशी के लिए मुझे मर जाना चाहिए। तो उसके लिए एक सेकंड भी ये फिर सवाल नहीं है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना। यहां से ये शेर बनाया है अल्लामा इकबाल ने, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल जो है वो छत पे से, टेरिस पे से देख रही है अभी कि कूदूं कि ना कूदूं, कूद जाऊंगी तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो जल जाऊंगी। अक्ल अभी छत पे से देख रही है तमाशा, इश्क कूद गया। कहने का मतलब ये दो, वहां उन्होंने भी खिरत को और अक्ल को उसी तरीके से गोया वो करने की कोशिश की है। कहना ये इश्क जज्बा जो है इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। ठीक है जी। अलबत्ता उसमें भी बड़ा बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। वो जो आग जल रही है उसमें प्रॉफिट इब्राहिम जो है वो आग के अंदर है और उसकी लपटें आसमान को छू रही हैं। एक एक परिंदा है, एक चिड़िया है जो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लिए हुए है और वो एक कतरा पानी गिरा रही है उस आग में। उससे फरिश्ते ने, एक एंजल ने पूछा कि तू ये क्या कर रही है, देख रही है आग का आलम क्या है, और तू अपनी चोंच में पानी लेकर क्या, ये तो इसकी हीट से भी आसमान में खुश्क हो जाएगा और उससे क्या होने वाला है। तो उसने कहा कि मुझे पता है मेरे एक कतरे पानी से ये आग नहीं बुझेगी, बट जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरे बारे में लिखा जाएगा कि मैं हिस्ट्री के सही एंगल पे खड़ी थी, हक के साथ खड़ी थी, मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी, मैंने गलत करने की कोशिश नहीं की थी, मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखा जाएगा। और ऐसे ही हुआ। आज हजारों साल के बाद मैं आज क्लास में इस चिड़िया के इस कारनामे का जिक्र कर रहा हूँ। सबसे बड़ी लाइव एग्जाम्पल तो ये है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मैं कोड ही नहीं करता इसको। तो हमारे आसपास लाइफ में जो भी होता है, हम उस वक्त अपने किसी नफा नुकसान की कैलकुलेशन की वजह से कहीं कंप्रोमाइज कर लें, चुप रह जाएं, ना बोलें, या कुछ भी हमारा आई मीन एक्शन रिएक्शन हो उसके हम जवाबदेह जिम्मेदार हैं। बट
डॉक्टर ई शरीयती ने एक जुमला कहा था, जो पेरिस में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। इनकलाब आया तो वो लौट के ईरान आ गए, बिकॉज ही वॉज एन ईरानियन। जब उनके यहाँ रेवोल्यूशन आया तो वो छोड़ छोड़ के नौकरी, ईरान वापस आ गए। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत सारी सैकड़ों किताबें उनकी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, पीएचडीज हो रही हैं इंडिया में बहुत सारे अभी भी उनके ऊपर। वो उन्होंने जुमला कहा कि हिस्ट्री को, बहुत दिलचस्प बात है साथियों, सुनिएगा, हिस्ट्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिंदगी मस्जिद में गुजारी है या कोठे पर, अगर आप सही टाइम पे सही के साथ नहीं खड़े हुए लाइफ में। दुनिया आपकी नमाजों से इंप्रेस नहीं होती है, दुनिया आपके सही के साथ और गलत के साथ खड़े होने को नोट करती है, और आपके मर जाने के बाद भी आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखा जाएगा। हिस्ट्री से कहेगी कि इस फला साहब थे, इस कॉज के लिए खड़े हुए, फला साहब थे, खड़े हो सकते थे, नहीं खड़े हुए, दैट्स इट। उसको आपकी पर्सनल पूजा पाठ रिचुअल से कोई लेने देना नहीं। ये बहुत मशहूर जुमला है डॉक्टर अली शरीयती का। जी, आगे चले साथियों। जी। Next, I have the book. Okay. ओके, नेक्स्ट वाला शेर पढ़े। आई थिंक सेठी जी आप पढ़ रही थी मेरे ख्याल में। Nita. No, say yeah, Sandhya. तेरे कर्म पे नीता जी है, पढ़ रही थी, हाँ नीता जी, हाँ। जी पढ़े। तेरे कर्म पे है यकीन, गर्चे ये जानता हूं मैं, नाला नाला है अ, नाला है मेरा नार सा, आह में कुछ असर नहीं। क्या बात। देखिए, तेरे कर्म पर है यकीन, गर्चे ये जानता हूं मैं। ठीक है, बड़ी बहुत ही खूबसूरत बात है। आप देखिए कि इस शेर में जो बात कही गई है, उसे आप अकेले में बैठ के जब आप आई मीन तपस्या कर रहे हो, सोच रहे हो, तो इस शेर को जहन में लाइएगा, और फिर ये सोचिएगा कि हमारी ऊपर वाले से जो डिमांड्स की लिस्ट है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी तमन्नाएं हैं, जो जो लाइफ के लिए हमने सोचा और मांगा है उससे और मांग रहे हैं, इंसाफ की बात है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और अगेंस्ट और इन कंपैरिजन टू दोज डिजायर्स एंड विशेस एंड लिस्ट ऑफ दुआज, यू नो मेरा जो कारनामा है वो कितना है, मतलब मेरे अच्छे काम कितने हैं उसके मुकाबले में। मेरी बात आप समझ रहे हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। आई मीन जो जो लाइफ में मुझसे कहा गया है, मेरे अपने ही होली स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि भैया ये डूज एंड डोंट्स है तुम्हारे, घर से लेके और पड़ोस से लेके, रिश्तेदारों से लेके, समाज माशरे से लेके, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए ग्लोबल सिटीजन, हमारे कौन कौन से राइट्स नहीं, ड्यूटीज हैं, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन राइट्स, ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो इस पर है, ड्यूटीज पे कम होता है। सो हमारी जो ड्यूटीज बनती हैं वो मैंने किस हद तक फुलफिल किया हुआ है और उसे अंजाम दिया हुआ है, और फिर उन ड्यूटीज के और अच्छे कामों के मुकाबले में हमारी जो लिस्ट है ख्वाहिशों की, वो कितनी है। तो आइडियली हमें जितना परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, उसमें तुम्हारे नंबर कम है, बहुत कम नंबर है। मतलब हमारे अच्छे कामों की लिस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत पुअर है, बहुत कम है। बट दूसरी हमारी अपनी जो लिस्ट है डिजायर्स की, बड़ी लंबी है। ऐसे में भैया किस भरोसे पर मांग रहे हो, तो यकीन से किस भरोसे पे बैठे हो, दो जानू होके, जो On पैर मोड़ his. के बैठते हैं उसे कहते हैं दो जानू होके बैठना। ठीक है, किस भरोसे में मांग रहे हो। कहते हैं महाराज जी, आई रियली सैल्यूट हिम, ओह ईश्वर उनकी आत्मा को और बुलंदियां अता करे। तेरे कर्म पे यकीन, तेरे कर्म पे है यकीन, गर्चे ये जानता हूं मैं, गर्चे ये जानता हूं मैं, नाला है मेरा नारसा, ये जो मेरे गिरिए हैं, मेरे मेरे मेरा रोना धोना है, आंसू बहाना है, दुआएं करना है, ये Lost him. आई थिंक नेट इशू है। Looks like that.
बस। आई थिंक सर का कुछ नेटवर्क इश्यू होगा तो रिज्वाइन कर लेंगे अभी, जब तक आप लोग बाकी शेयर पढ़ लीजिए। ओके। हसरत इंतजार की बात न हमसे पूछिए, है ये तवील दास्तां, किस्सा ये मुख्तसर नहीं। इज दैट? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी। जी सर। अच्छा, हेलो, यस सर, वी कैन हियर यू। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही? सो वाईफाई चला गया, लाइट चली गई, इन्वर्टर से उसको कनेक्ट। एक सेकंड, आप मुझे वक्त में फिर से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ थ्रू लैपटॉप। ओके। अच्छा ठीक है, मैं इसी से। हाँ। सो तेरे कर्म पे है यकीन, गर्चे ये जानता हूं मैं, नाला है मेरा नारसा, आह में कुछ असर नहीं। कहले ये जो कुछ भी मैं दुआएं मांगता हूँ और जो भी मेरी ख्वाहिशें तमन्नाएं हैं जो अपने रब के सामने रखता हूँ, उसमें उसके कर्म पे ज्यादा यकीन है, अपने कारनामों पे कम भरोसा है मुझे। आप समझे, इसको सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मैंने शायद उतना अच्छा किया नहीं लाइफ में कि मैं पूरे हक से मांग सकूं कि तूने जो कुछ कहा मैंने सब किया है, बट तेरे कर्म पे बड़ा मुझे भरोसा है, बड़ा यकीन कि तू अपने बंदे को हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तूने ये भरोसा जताया है कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। सो मुझे तेरे कर्म पे बड़ा भरोसा है। बहुत ही खूबसूरत तरीन बात है ये। ठीक है जी। राइट। हेलो, जी। आवाज आ रही है आप लोगों की? हाँ जी, हाँ जी जी जी। सर, समझ में जी आप लोगों सर, की आ आवाज मुझे आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, सच में। ओ। चलिए, सर, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल। बस ठीक है, बेहतर है। आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। आई कैन डू दैट। हाँ, हसरत इंतजार की बात ना हमसे पूछिए, है ये तवील दास्तां, किस्सा ये मुख्तसर नहीं। हसरत इंतजार की बात न हमसे पूछी, है ये तवील दास्तां से इंतजार करना और इंतजार करने में इस बात की हसरत लिए रह जाना कि इतना इंतजार किया था और कोई दीदार नहीं हुआ, ये हमसे मत पूछिए। क्योंकि ये कोई ऐसा किस्सा नहीं है जो मैं आपको एक मिनट में बता दूं और आप उसको रियलाइज कर लें कि जब आप किसी के दीद का, किसी के दीदार का अगर आप इंतजार करते हैं और उसके बाद भी ये हसरत दिल में रह जाती है और उसके दीदार नहीं होते हैं, क्या गुजरती है। ये एक तवील दास्तान, एक लंबी कहानी, किस्सा मुख्तसर नहीं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है जो मैं आपको एक लाइन में सुना रहा हूं। ठीक है। जी। लुट तो गए कहते हैं कि हैं। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार। इंतजार की, वाह वाह, क्या बात जी। है। लुट तो गए हैं दिल, मगर हम्म। मिल भी गई हैं मंजिलें। हम्म। राहगर अ, ओए, राह गुजर गुजर अम, हा- राह गुजरे रह गुजरे हयात में। रह गुजरे हयात में, इश्क सा राह रहबर नहीं। क्या बात है कि लुट तो गए हैं दिल, मगर मिल भी गई है मंजिलें।
ठीक है जी, इस रास्ते में दिल तो Oh, okay. इस जिंदगी के रास्ते में इश्क से बड़ा कोई गाइड और कोई भी लीडर और कोई भी मोटिवेशन नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा गाइड हमारी लाइफ में हमारा अपना इश्क। दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर, और समथिंग which can guide us towards our destinations. So इश्क से बड़ा गाइड और इससे बड़ा, इश्क से बड़ा कोई मोटिवेशन लाइफ। देखिए आपके आप जिस चीज को पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, आप उसे अगर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, भी पाना चाहते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। बावजूद इसके कि बहुत सारी ऐसी सिंपल सी चीज है क्योंकि आपका दिल उससे नहीं है जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें आपको अगर बाई फोर्स टाइम भी गुजारना पड़े तो उसमें आप अपना एक्सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है जो बिल्ट होता है पीछे से, वो नहीं है उसके साथ। वो अगर होता है तो बात अलग ही लेवल की है। कह रहे हैं कि इश्क से बड़ा कोई, आई मीन मेंटर, इश्क से बड़ा कोई गाइड नहीं होता है लाइफ। रह गुजरे हयात में, जिंदगी के रास्तों में इश्क सारा करती, इश्क जैसा गाइड करने वाला कोई दूसरा नहीं। ठीक है जी। ओके। Who's हेलो going to read? Ji, Ji, we can hear you, जी। but फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई इमेजिन कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कि जिसकी सल्तनत में सूरज न डूबता हो, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे उनकी हुकूमत हो, और हमारे यहाँ के गरीब मजदूर, कुचले हुए, दबे हुए किस्म के लोग उस जमाने में, वो अगर ये सोचते कि यार हम क्या कर सकते हैं यार, यार सुपर बहुत यार ऑर्गेनाइज लोग हैं, ये तो उनके पास आर्मी है, पावर है, सब कुछ है, कैसे होगा? एक फैक्टर है विच इज कॉल्ड इश्क। वो था धरती माँ के लिए, नेशन के लिए। इतने सारे लोग उठ खड़े हुए और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया, और इस रास्ते में कुछ दिल भी कुर्बान हुए और कुछ जाने भी, मगर मंजिलें हासिल की गई। हासिल की गई कि नहीं हासिल की गई? मंजिल हासिल हुई। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी के रास्ते में सबसे बड़ा जो गाइड है वो इश्क है। और वो इश्क ऐसा था, इसने उस जमाने में हिंदुस्तान के तमाम लोगों को इस बात पे तैयार किया कि भाई आप तैयार हो जाओ, आप गोली खानी पड़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, काला पानी की सजा हो सकती है आपको, बट ये कि आप एक ऐसा काम करके जाएंगे कि नस्लें आपको याद रखेंगी कि आपने ब्रिटिशर्स के चंगुल से और इंपीरियलिज्म के चंगुल से आपने देश को आजाद। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये अलग बात है कि हम, आई मीन सिस्टमैटिक वे में, आइडियोलॉजिकली उतने बरसों बाद भी कितना आजाद है और कितना ट्रैप, दैट इज अदर अनदर इशू, और वो एक मैटर ऑफ डिबेट है बात की है। बट एटलीस्ट जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, और जो भी समाज है हमारा अपना, वो भारत अपनों के हाथ में है। ये बहुत फिर भी शुक्र की बात है। अदरवाइज अगर इश्क फैक्टर नहीं होता, उतना लगाव नहीं होता, तो उसी तरह जिंदगी गुजरती रहती और वो लोग मौज कर रहे होते अभी यहाँ पर। ठीक है? ये बात। फैज अहमद फैज की उसी जमाने में नज्म आ गई, जबकि ताज़ा ताज़ा शहादत में, वो ताज़ा ताज़ा कंटेंस हुआ था। वो नज्म शुरू होती है यहाँ से कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। कभी पढ़िएगा इसको। क्या क्या जिसकी ख्वाब देखे थे ये वो सहर तो नहीं, ऐसे करके, यानी ये वो सवेरा नहीं है जिसका हमने ख्वाब देखा था। हमने इससे बेहतर, इससे रोशन और इससे उजालों भरे सवेरे का ख्वाब देखा था। इस तरह की नज़्में उस जमाने में फैज की, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इंडिपेंडेंस हुआ था और उसके बाद सारी चीजें पार्टीशन हो गया, काफी दिक्कत थी उससे। खैर, तो साथियों बात यह है, आगे आगे पढ़ें आप। जी सर, मैं पढ़ जी। अपना रहा ना होश, जब राजे हयात पा लिया, नेमत बेखुदी समझ होश को, होश का ये समर नहीं। जी, अपना रहा ना होश जब राज़े हयात पा लिया। कि इंसान जो है वो
सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा तो फिर दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। बेखुदी का जब आलम होता है तभी इंसान उस पीक पर पहुंचता है स्पिरिचुअलिटी की, जहां उसे सब कुछ मिल जाता है और जिंदगी का राज और सीक्रेट ऑफ लाइफ भी उसे हासिल हो जाता है। उसे पता लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं और क्यों इस दुनिया में भेजे गए हैं और कैसे इंसान बन के हमें जीना है। ये तब होता है जब उसे अपना होश नहीं रहता है, खुद को खो देता है, बेखुदी के आलम में रहता है, तब ऐसा होता है। नेमते बेखुदी समझ के इत्तेफाक से अगले मुस्लिम साहबी है, नेमते बेखुदी समझ होश का ये समर नहीं। यानी ये जो कैफियत है कि इंसान ने जिंदगी के राज को हासिल कर लिया, टॉप सीक्रेट ऑफ लाइफ को जान लिया, ठीक है ना, ये उसी बेखुदी की नेमत है, ठीक है ना, उसी बेखुदी का बेहतरीन रिजल्ट है, ये रिवॉर्ड है, ये ब्लेसिंग है उसकी, ये कि आपको ये पता लग गया कि जीवन जीने का जो है वो असल राज क्या है अच्छी जिंदगी का। होश का ये समर नहीं, आप बहुत ज्यादा होश में और समझदारी से और दिमाग लगा के अकल का इस्तेमाल करके आप ये चाहते हैं यहाँ तक पहुंच जाएं, तो उसका ये नतीजा नहीं हो सकता है। ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग से कैलकुलेट करके चाहते हैं कि सारे फैसलों को करें, वो फिर इस मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं कि उन्हें राज हयात मिल जाए, कि जिंदगी जीने का सलीका आ जाए, उन्हें पता लग जाए कि कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ की गुजारें। ये तो बेखुदी से ही आता है। ठीक है जी। जी। वाह। आगे पढ़ें। Who was reading? हम्म टाइम है वीना ना अभी जी हमारे पढ़ पास। रही थी ना, वीना जी कहाँ है? इश्क मताए लामका, हम्म इश्क मताए जावेदानी, हम्म शोला ए दायमी है, हम्म। मंजर ये मंजर शरर नहीं। ये शरर हम्म नहीं। चलिए, इश्क मताए लामका। मता कहते हैं साथियों एसेट को, मता कहते हैं वेल्थ को। ठीक है। Hmm? लामका यानी जिसकी कोई खास जगह ना हो कि ये इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। इश्क मताए जावेदा। और अगेन मता के माने एसेट के हैं, वेल्थ के हैं। जावेदा यानी इमोर्टल, हमेशा रहने वाला। सो फाइनली मतलब ये हुआ कि इश्क जो है वो एक ऐसी दौलत है जो लामकान है, लामहदूद है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। आप इसको कैद नहीं कर सकते हैं कि यहाँ रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा। उसके अलावा इश्क जो है वो मताए जानता है, इश्क है वो हमेशा रहने वाला, अमर किस्म Eternal. का एक एक खजाना है, अमर किस्म का, इमोर्टल भी। ठीक है। Hmm. शोले दायमी है ये। इश्क एक ऐसी हमेशा जलने वाली अग्नि है, आग, शोला है, जो कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली जलती ही रहती है, फ्लेम उसका निकलता ही रहता है। ये मंजर एक शरर नहीं। इश्क कोई एक लम्हे भर दिखाई देने वाला चिंगारी का मंजर नहीं है, एक सिनेरियो है फॉर जस्ट वाइल, वो चमका और खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इश्क Hmm. जो है वो मंजर एक शरर नहीं। शरर किसे कहते हैं साथी? शरर कहते हैं चिंगारी। Hmm. मंजर एक शरर यानी एक ऐसी चिंगारी जिसका मंजर, जिसका सीन एक सेकंड दिखाया जा सकता है, उसका खत्म, ऐसा नहीं है। इश्क एक कंटिन्यूसली जलने वाली आग, जीवन ज्योति है जो जल ही रही है मुस्तकिल। इश्क एक ऐसा असेट है कि जिसको आप महदूद और कन्फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी खास जगह पर। और इश्क ऐसी दौलत है जो जल्दी खत्म होने नहीं है, वो हमेशा रहे। ठीक है। जैसे आप देखें, सगे रिश्तों में क्या होता है, हमारे आसपास से कोई दुनिया से चला जाता है, हम उसे दफन करके आते हैं, मगर रिश्ता दफन करके नहीं है, रिश्ता जिंदा रहता है। बाप मर जाए तब भी बेटा उसका बेटा कहलाता है, बेटा मर जाए तब भी बाप उसका बाप कहलाता है। उसी तरह तमाम रिश्ते हैं वो जब तक रिलेवेंट रहते हैं, समाज में लोग जानते हैं उस नाम को, उस कैरेक्टर को, उससे जोड़ के ही देखते हैं कि भाई फलां साहब के ये बेटे हैं, उनके ये बाप हैं, उनकी ये वाइफ है, उनके हस्बैंड है, उनके भाई, उनकी ये बहन है, उनकी फलां है, उनके पोते हैं, उनके नवासे हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही लोगों को बताया जाता है।
सो इट मीन्स कि जहाँ मोहब्बत का फैक्टर होता है, फिर वो किसी और चीज से खत्म होता होता नहीं है। ठीक है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं बट वो रहता है। Right. तो I can read the last one. जी जी हाँ। दर्शने मस्त से मिले, हम्म, खोले खोलेगा राजे आगही। हाँ दर्शने मस्त से मिले, खोलेगा बोलेगा राजे राजा। आगही। गर्चे अम, वहाँ वहाँ है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं। दर्शने मस्त से, मस्त मगन मलंग, ठीक है ना। दर्शन से मिले, खोलेगा राज आगे ही, वो आपको जागरूकता की और अवेयरनेस की टॉप सीक्रेट्स के बारे में बताया। मिले आप दर्शन मत से, घरचे हम्म, वहां है जिस जगह अपनी उसे खबर। घरचे, ये हो सकता है कि दर्शन जी महाराज को उस पर्टिकुलर टाइम में अपनी खबर ना हो कि मैं कहाँ हूँ, बट वो तुम्हें जरूर बता देगा कि तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ होना चाहिए, कितना तुम्हें अवेयर हम्म, होना चाहिए, जिंदगी का राज क्या है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, शायद वो तुम्हें बता दे। बहुत मुमकिन है कि उनके उनके हालत को देख के आपको ये लगे कि इन्हें अभी खुद अपनी खबर नहीं है, इस पर बेखुदी का आलम इनके ऊपर तारी है और छाया हुआ है। ठीक है ना। अ, आपको ऐसा लग सकता है, बट वो आपको और हमें ये जरूर बता देंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है और कैसे जागरूक होकर गुजारनी है। ठीक है जी। जी, it's so true. It's so true. He was so dedicated to everyone. He didn't never cared about himself. It's true. मैंने एक गजल कही थी कभी, उसमें एक शेर कहा था कि मैं अंधेरे में चारसू रोशन, मैं हाँ? अंधेरे में चारसू रोशन, एक वाह! क्षमादान हो गया हूँ। तो एक पूरी वाह! गजल है, उसमें ये शेर। एक क्षमादान हो गया। वाह, नाइस। वेरी गुड। सर सुना दीजिए प्लीज। पूरी गजल याद इसलिए नहीं आएगी कि स्टूडेंट लाइफ में लखनऊ में जब पढ़ते थे तब की ये गजल है, तो यानी बहुत टूट डालूंगा तो एक एक करके शेर रिकवर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट जो याद है वो सुना दीजिए प्लीज। पूरा है दामन, अ, पूरा है दामन का अश्क नबी से, यानी आंसुओं से दामन भरा है। तो कोई मैं ताजा सुना कुर्बान हो गया हूँ, दीजिए। सब कुछ करके है बहुत बहुत लोग तुझको मुझी से जानते हैं, तेरी हम्म, पहचान हो गया हूँ मैं। हम्म, इसमें एक शेर ये था। हम्म। और लोग तुझको मुझी से लोड जानते लोड लेना पड़ेगा जहन पे, तब जाके हैं। शायद शेर याद आएगा। सर कोई बल्कि एक ताजा शेर कला। जो बहुत मेरे दिल के करीब था वो ये था कि मेरा दामन जो है वो आंसुओं की मोती से भरा हुआ है। आंसुओं हम्म, की के जो मोती होते हैं उससे मेरा दामन भरा हुआ है। कितना धनवान हो गया हूँ मैं, अगला मिसरा ये था उसमें, कितना धनवान हो गया हूँ। ठीक है। और याद आएगा कुछ ना हो। फिर वो दौर भी था गजलें वगैरह अमेरिका में। उसके बाद तो जिंदगी और में सुना उसने दीजिए। दिखाए कि कुछ ढूंढना पड़ेगा, किसी पुरानी डायरी में कहीं लिखी हुई होगी। आ, वहां से फिर बहुत ही लौबाली किस्म के लोग होते हैं ये शायर वायर, बहुत ही बेरहम अपने आप को लेके। शेर कहाँ है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ बिखरे हुए लोग। तो
मतलब बहुत संभाल के कहीं रखा हुआ नहीं होगा, मुझे श्योर नहीं किसी पर्चे पे, किसी किताब, किसी डायरी में पढ़ा हो। उस जमाने में मोबाइल पे ड्राफ्ट थोड़ी करते थे।